तो चलिए दोस्तों, आज जो है हम लोग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन क्लास 10 का जो 3.3 टॉपिक है 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स, इसको देखें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कहता है कि parallel to the revolt of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway। कहता है कि जो रिवोल्ट हो रहे थे गरीब लोगों के, अनएम्प्लॉयड लोग, मतलब जिनको रोजगार नहीं मिल रहा था, उसके कारण जो लोग विद्रोह कर रहे थे, इसके साथ वो किसान जो कि भूख से परेशान थे जो कि विद्रोह कर रहे थे, इसके साथ साथ बहुत सारे जो यूरोपियन कंट्री थे जहाँ पे जो वर्कर्स लोग थे वो विद्रोह कर रहे थे। ये सारा का सारा 1848 में हो रहा था। और ये सब जो विद्रोह था, ये सारा का सारा जो विद्रोह था वो एक पैरेलल रूप में चल रहा था। मतलब हर जगह एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि समाज का जो हर एक वर्ग था वो नाराज था और इनका जो आंदोलन था, इनका जो विद्रोह था वो एक पैरेलल तरीके से चल रहा था। लेकिन ये एक देखा जाता है कि ये जो रेवोल्यूशन था वो खास करके जो एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग थे वही इसको लीड कर रहे थे, वही इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे या उस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। कहता है कि इवेंट ऑफ फरवरी 1848 इन फ्रांस had brought about the abdication of the monarch and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed। फरवरी 1848 में जो फ्रांस में घटनाएं हैं उसने क्या किया कि फ्रांस से जो मोनार्कियल सिस्टम था उसको एब्डिकेट करने का कार्य किया, मतलब उसको खत्म करने का कार्य किया और एक रिपब्लिक की स्थापना का कार्य किया। मतलब मोनार्की के स्थान पे एक रिपब्लिक की स्थापना की गई जो कि यूनिवर्सल मेल सफरेज के आधार पे था। यूनिवर्सल मेल सफरेज करने का मतलब, जैसे यूनिवर्सल सफरेज का मतलब होता है कि 16 आज के समय में 18 या उससे ऊपर के उम्र के वो सारे लोग, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी लिंग से हो, किसी भी रिलीजन को मानने वाले हो, सारे लोगों को वोटिंग राइट होना चाहिए। यही जो है यूनिवर्सल सफरेज जो है उसका मेन मोटो है। लेकिन उस समय जो यूनिवर्सल सफरेज था वो यूनिवर्सल मेल सफरेज था। मतलब अभी तक जो महिलाएं थी उनको वोटिंग राइट के लिए नहीं बल्कि पुरुषों के वोटिंग राइट के लिए या पुरुषों में समानता के लिए ये संघर्ष था। तो इसकी घोषणा जो है वो कर दी गई फरवरी 1848 में फ्रांस में। ये जो इवेंट्स हुआ था, ये जो घटनाक्रम हुआ था उसके बाद in other part of Europe where independent nation state did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire, men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification। इससे क्या हुआ कि यूरोप के दूसरे पार्ट में जहां अभी तक जो नेशन स्टेट है उसकी स्थापना नहीं हुई थी, जैसे कि जर्मनी था, इटली था, पोलैंड था और कुछ ऑस्ट्रियन जो हंगेरियन एम्पायर थे, वहां पे पुरुष और महिलाओं ने, खास करके जो लिबरल मिडिल क्लास के जो लोग थे, उन्होंने अपने डिमांड को रखा कि भाई हमारे यहाँ भी मतलब नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए और एक संविधान का निर्माण होना चाहिए। क्योंकि उस समय तक ये सारे अभी तक जो राष्ट्र थे, जैसे जर्मनी था, इटली था, इसका अभी तक एकीकरण नहीं हुआ था। तो इसके यूनिफिकेशन का मांग जो है वो उठने लगा और लोग जो है वो संविधान की मांग करने लगे। They took advantage of the growing popular unrest to push their demands for the creation of a nation state on parliamentary
principle are constitutions, freedom of the press and freedom of association. कहता है कि अब ये जो लोग थे, मतलब बाकी ये जो यूरोपियन कंट्रीज थे जिनका अभी तक यूनिफिकेशन नहीं हुआ था, तो अब ये लोग भी इसका फायदा उठाकर इन्होंने अपना एक जो पॉपुलर जो अनरेस्ट चल रहा था, मतलब जो अव्यवस्था चल रहा था, हर एक वर्ग के लोग जो कि फ्रांस में आंदोलन के लिए उतारू थे, तो ये पॉपुलर अनरेस्ट कहने का मतलब कि एक जो अव्यवस्था का ये जो एक बहुत, ठीक है ना, तो उसका फायदा उठाकर ये सारे जो कंट्रीज के लोग थे या ये सारा जो देश था वो भी ये डिमांड करने लगा कि भाई हमारे यहाँ भी नेशन स्टेट का निर्माण होना चाहिए पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल के आधार पे, इसके साथ ही एक संविधान होना चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता होना चाहिए और एसोसिएशन मनाने का हम लोगों को भी आजादी होना चाहिए। ये सारा कुछ हम लोगों को भी मिलना चाहिए, इसका डिमांड अब ये जो लोग थे, मतलब वैसे नेशन स्टेट जो कि अभी तक एक, मतलब वैसे यूरोप के देश जो कि अभी तक नेशन स्टेट के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं किए थे, उन लोगों ने भी अपने आप को एक नेशन स्टेट बनाने की मांग को पूरे दृढ़ता से उठाना शुरू किया। In the German regions, a large number of political associations whose members were middle-class professionals, businessmen, and prosperous artisans came together in the city of Frankfurt and decided to vote for an all-German National Assembly. अब आगे जो है हम देखेंगे कि जर्मनी और इटली का किस प्रकार से यूनिफिकेशन होता है, लेकिन अभी जो है हम इसको देखते हैं। कहता है कि जो जर्मन क्षेत्र था वहां पे एक बहुत बड़ी संख्या में जो पॉलिटिकल एसोसिएशन के लोग थे, जिसमें खास करके मिडिल क्लास के प्रोफेशनल्स थे, बिजनेसमैन लोग थे, जो प्रोस्पेरस आर्टिसंस लोग थे, मतलब सम्राट परिवार के लोग थे और आर्टिस्ट लोग थे, वो सारे के सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं। कहाँ? तो सिटी ऑफ फ्रैंकफर्ट में, और ये डिसाइड करते हैं कि ऑल जो जर्मन नेशनल असेंबली, ठीक है ना, इसके लिए ये लोग जो है वो वोट करते हैं कि भाई जर्मन असेंबली का निर्माण होना चाहिए और जर्मन राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive processions to take their place in the Frankfurt Parliament, convinced in the Church of Saint Paul's. कहता है कि 18 मई 1848 ईस्वी को 831 जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो मार्च करते हैं, और मार्च करते हुए ये इनका जो प्रोसेशन होता है वो पहुंचता है कहाँ? तो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में, जो कि कहता है कि पार्लियामेंट कन्विंस्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, मतलब सेंट पॉल चर्च जो है, ठीक है ना, उसको कन्विंस्ड करते हुए कि भाई वहां पे डिमांड करते हुए ये लोग जो है वो पार्लियामेंट में इसका ये डिमांड करते हैं। They draft a constitution for a German nations to be headed by a monarchy subject to a parliament. और ये लोग जो है वो इसका डिमांड करते हैं कि भाई एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग होना चाहिए जिसमें मोनार्कीज जो है वो राज्य का हेड हो, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम हो और देश जो है वो संविधान के अकॉर्डिंग चले, पार्लियामेंट के अकॉर्डिंग चले। When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, kings of Persia, he rejected it and joins other monarchies to oppose the elected assembly. कहता है कि मतलब इनका जो डिमांड था वो डिमांड को ये लोग जो है वो डिप्टीज को दे देते हैं, लेकिन जब डिप्टीज उस डिमांड को, जो वहां का राजा था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, उसको जब वो सौंपता है टर्म एंड कंडीशन, जो कि उस समय पर्सिया का राजा हुआ करता है। पर्सिया के आप देखेंगे कि पर्सिया के नेतृत्व में ही जर्मनी का एकीकरण होता है। तो जो पर्सिया का राजा है, जब इसको ये दिया जाता है तो वो क्या करता है कि इस डिमांड को वो रिजेक्ट कर देता है
और रिजेक्ट करने के साथ जो दूसरे मोनार्कीज हैं उनके साथ वो मिल जाता है, ताकि जो इलेक्टेड असेंबली है उसका विरोध किया जा सके, और वो उसका विरोध करता है कि ऐसा होगा नहीं। While the oppositions of the aristocracy and military become stronger, the social basis of parliament eroded. इसका मानना था कि जब अरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री है वो ज्यादा स्ट्रोंगर हो जाएंगे तो जो सोशल बेस है पार्लियामेंट का वो खत्म हो जाएगा। The parliament was dominated by the middle classes who resist the demands of workers and artisans and consequently lost their support. अब ये जो पार्लियामेंट था जो कि डोमिनेट था मिडिल क्लास के लोगों के द्वारा, तो ये जो मिडिल क्लास के जो लोग थे वो इस बात की डिमांड करते थे कि भाई जो वर्कर्स हैं, जो आर्टिस्ट लोग हैं, ठीक है ना, तो इनके डिमांड को वो ज्यादा उठा रहे थे, ज्यादा इनकी डिमांड को वो रख रहे थे। इससे क्या हुआ कि धीरे धीरे ये अपना जो सपोर्ट है उसको लॉस करते गए। इन द एंड्स ट्रूप वर कॉल्ड इन एंड द असेंबली वाज फोर्स्ड टू डिसबैंड। और अंत तक क्या होता है कि सेना का जो टुकड़ी है उसको बुलाया जाता है और असेंबली को जबरदस्ती जो है मतलब डिसबैंड कर दिया जाता है, मतलब उसको खत्म कर दिया जाता है। कहता है कि द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन was a controversial one within the liberals movement, in which large number of women had participated actively. Over the years, women had formed their own political associations, founded newspapers, and taken part in political meetings and demonstrations. कहता है कि इसके साथ ही जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा था वो ये था कि भाई ये जो पॉलिटिकल राइट है वो महिलाओं को दिया जाए कि नहीं दिया जाए, ये कंट्रोवर्सी का विषय बना हुआ था इस लिबरल मूवमेंट में। कहता है कि बहुत बड़ी संख्या में जो महिलाएं थी, चूंकि वो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेशन अपना दे रही थी, बरसों से जो महिलाएं थी उन्होंने अपना पॉलिटिकल एसोसिएशन भी बना लिया था, उन्होंने अपना न्यूज़पेपर भी स्टार्ट कर दिया था। और कहता है कि जो पॉलिटिकल मीटिंग है या डेमोन्स्ट्रेशंस है, इन सारी चीजों में जो महिलाएं थी वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। लेकिन कहता है कि डिस्पाइट दिस दे वर डिनाइड, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद भी इनको जो है इस प्रकार का जो राइट है वो देने से मना कर दिया गया, इनको डिनाइड किया गया कि नहीं भाई आप लोग को जो है वो इस प्रकार का अभी अधिकार मिलेगा। सफरेज राइट्स ड्यूरिंग द इलेक्शंस ऑफ द असेंबली, मतलब महिलाओं को कहा गया कि भाई ये जो इस प्रकार का जो सफरेज राइट है, वोटिंग राइट है असेंबली की इलेक्शन का, वो महिलाओं को अभी तक नहीं दिया गया। When the Frankfurt Parliament convened in this Church of St. Paul's, women were admitted only as observers to stand in the visitors gallery. और जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आयोजन किया गया संत पॉल जो चर्च है वहां पे, तो जो महिलाएं थी वो उसमें हिस्सा तो लेती हैं, लेकिन वो सिर्फ ऑब्जर्वर के रूप में उसमें हिस्सा लेती है, जिनकी विजिटर गैलरी में वो सिर्फ खड़ी थी और उनको वोट देने का अधिकार जो है वो अभी तक नहीं दिया गया। ये ऊपर जो दिखा रहा है पिक्चर में वो यही है कि महिलाएं जो है वो एज अ विजिटर सिर्फ जो है वहां शामिल हो रही। कहता है कि थ्रू कंजर्वेटिव फोर्स वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट्स इन 1848, they could not restore the old order. यद्यपि जो कंजर्वेटिव फोर्सेस थे उन्होंने लिबरल्स मूवमेंट को सुप्रेस कर दिया था 1848, लेकिन फिर भी वो जो ओल्ड ऑर्डर है उसको रिस्टोर नहीं कर सके थे, रिस्टोर नहीं कर पाए थे। मोनार्कीज वर beginnings to realize that the cycle of revolutions and repressions could only be ended by granting concessions to the liberal nationalist revolutionary.
अब जो मोनार्क्स थे, जो राजा थे, अब उनको भी ऐसा रियलाइज हो रहा था कि रेवोल्यूशन का ये जो साइकिल है कि भाई आंदोलन होगा, उसको कुचला जाएगा, फिर आंदोलन होगा, फिर उसको कुचला जाएगा, तो इसका अंत तभी होगा जबकि जो लिबरल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी हैं उनको कोई कॉन्सेशन दे दिया जाए। जब तक इनको कॉन्सेशन नहीं दिया जाएगा, जब तक इनको कोई गारंटी नहीं दिया जाएगा, तब तक ये जो साइकिल है रेवोल्यूशन और रिप्रेशन का वो खत्म नहीं होगा। ऐसा राजा जो थे या जो मोनार्क्स थे उनको लग रहा था भाई ऐसा जो है वो करना पड़ेगा, मतलब कुछ कॉन्सेशन देना पड़ेगा। इसलिए in the years after 1848 the autocratic monarchies of Central and Eastern Europe begins to introduce the change। इसलिए 1848 के बाद ऑटोक्रेटिक मोनार्की जहां जहां भी थे सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप में, उन्होंने अपने यहाँ कुछ चेंज करना शुरू किया, कुछ परिवर्तन लाना शुरू किया, ताकि दैट had already taken place in Western Europe before 1815, जो कि वेस्टर्न यूरोप में 1815 से पहले ऑलरेडी ये कार्य हो चुका था। मतलब 1815 से पहले वेस्टर्न यूरोप में इस प्रकार के जो कॉन्सेशंस थे वो मोनार्क के द्वारा दिए जा रहे थे, तो इन लोगों को लगा कि भाई अब हमको भी अपने यहाँ इस प्रकार का जो कुछ कॉन्सेशन है वो देना चाहिए लिबरल जो नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी है उनको, ताकि ये जो एक साइकिल है रेवोल्यूशन और रिप्रेशन का उसको खत्म किया जा सके। The Sephardim and bonded labors were abolished both in the Habsburg dominance and in Russia। और इसका नतीजा ये हुआ कि सेफर्डम मतलब वही जो गुलामगिरी था वो, और बॉन्डेड लेबर मतलब वही बंधुआ मजदूरी, उसको खत्म कर दिया गया दोनों जगह से। कहां से? तो जो हैब्सबर्ग डोमिनेंस था, मतलब हैब्सबर्ग एम्पायर जहां जहां पे वो फैला हुआ था वहां से, और रसिया में भी इसी प्रकार का परिवर्तन किया गया। द हैब्सबर्ग्स रूलर ग्रांटेड मोर ऑटोनॉमी टू द हंगेरियंस इन 1867। जो हैब्सबर्ग्स रूलर थे उन्होंने 1867 ईस्वी में जो हंगेरियंस लोग थे उनको और भी ज्यादा ऑटोनॉमी देने का कार्य किया। तो इस प्रकार हमने ये देखा कि भाई किस प्रकार से ये जो एक लिबरल नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट था वो धीरे धीरे यूरोप में बढ़ रहा था। और इसके बाद आगे जो है हम देखेंगे कि जर्मनी और इटली का कैसे यूनिफिकेशन होता है। मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली को हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।